भाजपा के सहयोग से 1995 में पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बन गई। 3 बार जब भाजपा के सहयोग से, समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनी तो तीनों ही बार भाजपा ने ही बसपा की सरकार भी गिराई। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2012 के बाद पार्टी का निरंतर पतन सा होता चला। आज की तारीख में देखा जाए तो एक भी दलित समाज का मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि उसकी आबादी पूरे देश में 17-18% के करीब है। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube न्यूज़ चैनल से। दोस्तों आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती जी और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का भविष्य अब क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाता है कि बसपा का बेसिक जो आधार है, देश के सबसे निचले तबके, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज, अति पिछड़े समाज आदि को लेकर बना था। और इसका बसपा का जो निर्माण था 1984 में बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी ने किया। चमत्कार ये हुआ कि जिस तरीके से काशीराम जी ने देश भर में, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में साइकिलों पर लंबी लंबी यात्राएं करके, मलिन बस्तियों में जाकर, छोटे छोटे गांवों में, शहर की जो मजदूर बस्तियां होती हैं जिनमें गरीब गुरबा समाज रहता है, उनके बीच जाकर सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति का विस्तार किया। उन्हें बताया कि उनके हक क्या हैं, उनकी वोट की ताकत क्या है, और यदि वो चाहें अपना सही जगह वोट डालें और अपनी पार्टी को वोट डालें तो वो भी इस देश के शासक बन सकते हैं, राजनीति के हिस्सेदार बन सकते हैं। काशीराम जी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था, उनके आदर्शों को लेकर चल रहे थे। बहुजन समाज के संतों की वाणियों को लेकर चल रहे थे, उनके इतिहास को लेकर चल रहे थे। और जब जैसे ही पार्टी मिली और इस दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज को एक जगाने वाला मिला तो लाखों करोड़ों लोग काशीराम जी के अभियान के साथ, या कहें आंदोलन के साथ, जुड़ते चले गए। आज भी हम कहें तो बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि वह एक आंदोलन है, सतत चलने वाला आंदोलन है। वंचित समाज को हक दिलाने के लिए निरंतर फैलने वाला आंदोलन है। और वही काशीराम जी ने, मायावती जी ने और उनके साथ सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह अभियान चलाया और उन्हें बहुत जल्दी सफलता भी मिल गई। जब 1992 में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर
और बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था, तो और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, वो तोड़ी गई थी। उसके बाद हिंदू राजनीति या भाजपा की राजनीति या आरएसएस की राजनीति आसमान पर थी। बहुत तेजी से भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा था। लेकिन जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 1993 में विधानसभा चुनाव हुए, तो उससे पहले बसपा सुप्रीमो काशीराम जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी के बीच में मंत्रणा हुई और उन्होंने कहा कि हमारी दोनों पार्टियों का और हमारा मकसद तो एक ही है, जो दलित पिछड़ा समाज प्रताड़ित रहा है देश में, उसने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विसंगतियां देखी हैं, अपने समाज को प्रताड़ित होते हुए देखा है, आर्थिक तंगियां देखी हैं। तो क्यों न हम, जब हमारे विचार एक हैं, जब हमारा लक्ष्य एक है, तो हम मिलकर क्यों ना दलित पिछड़े समाज को राजनीतिक रूप से ऊपर लाने के लिए एक हो जाए। और इस पर दोनों में सहमति बनी। देश के उस उत्तर प्रदेश राज्य में जहां देश की सबसे ज़्यादा आबादी बसती है, जहां विधानसभा की 403 सीटें हैं और इस प्रदेश में जीतने वाला ही आमतौर पर देश की सत्ता संभालता है। इतने प्रमुख राज्य में जब 1993 के चुनाव हुए, तो आश्चर्यजनक रूप से इन्होंने भाजपा और कांग्रेस को चुनाव में बुरी तरीके से पछाड़ दिया। बसपा सपा मिलकर सत्ता में लौटी, जो भारत के इतिहास में एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उनको खराब करने के लिए, उनकी एकता को भंग करने के लिए भी कुछ शक्तियां उनके पीछे लगी हुई थी। और माना यह भी जाता है कि एक आवाज़ ये आती है कि उस दौर में मायावती जी कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी और वे मुलायम सिंह की जगह इस साझा सरकार की मुखिया यानी मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियों में बात बिगड़ी, कई कलेश हुए और वह समझौता टूट गया। समझौता टूटने के बाद आश्चर्यजनक रूप से भाजपा ने बसपा गुट को समर्थन दिया और भाजपा के सहयोग से 1995 में पहली बार स्वयं मायावती मुख्यमंत्री बन गई। इसके बाद फिर चुनाव हुए 1997 में मायावती दोबारा भाजपा के ही समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। फिर 2002 में चुनाव हुए। इस बार भी तीसरी बार मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। यह एक तरीके से चमत्कार ही कहा जाएगा
कि जिस मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ, वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही थी, लेकिन उन सभी बातों की पर चलने वाली भाजपा, यानी ब्राह्मणवादी, हम उससे पार्टी कहें तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, उसी का सहारा लेकर वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद ये देखने को मिला कि 3 बार जब भाजपा के सहयोग से, समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनी, तो तीनों ही बार भाजपा ने ही बसपा की सरकार भी गिराई। यानी मुख्यमंत्री बनाने वाली भी भाजपा थी और मुख्यमंत्री पद से तीनों बार हटाने वाली भी भाजपा थी। इस दौर में हुआ कि बसपा सुप्रीमो काशीराम जी बीमार रहने लगे और 2006 में उनका देहांत हो गया। अब समस्या ये थी कि उनके संरक्षण के बिना पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी कैसे सत्ता में आए, इस पर बसपा को काम करना था। और इस पर उस समय बहन मायावती जी ने बहुत बढ़िया काम किया। एक तरीके से उन्होंने भारत में राजनीतिक मतलब चमत्कार किया, जब अपने दम पर 2007 में सत्ता में लौटी। 403 में से 200 से ऊपर उन्हें सीटें मिली थी। इस दौरान उनकी पार्टी में ब्राह्मणों का बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि ब्राह्मण भी सत्ता से, उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर चल रहे थे। दोनों को सत्ता की जरूरत थी, तो नारा लगाया गया हाथी को, मतलब गणेश जी का रूप दिया गया, गणेश माना गया। ब्राह्मण और दलित मिलकर लड़े। जब दोनों मिल गए तो कई महादलित जो जातियां थी वो भी मिल गई उनके साथ। मुस्लिम समाज ने भी उनका साथ दिया। इस तरीके से मायावती 4थी बार 2007 में मुख्यमंत्री बनी। जो खास बात थी वो ये थी कि उन्हें 2007 में 42.43% वोट मिले। लेकिन 2007 से 12 के दौरान उनका शासन बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने क्राइम पर बहुत कंट्रोल किया, भ्रष्टाचार पर भी कंट्रोल किया और नौकरशाही को भी कंट्रोल किया। दलितों पिछड़ों के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। नौकरियों में बैकलॉग पूरा किया। एक उनका आरोप लगा कि लखनऊ और नोएडा में उन्होंने मूर्तियां बनवाई
जिसमें दलितों के संतों की, डॉक्टर अंबेडकर की, मान्यवर काशीराम की और खुद अपनी भी मूर्तियां लगाई। उन पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ। तो विरोधियों ने उन पर कहा कि भी जो पैसा विकास में लगना चाहिए तो वो मायावती जी ने उन मूर्तियों पर खर्च किया। लेकिन निजी तौर पर दलित पिछड़ा समाज मानता है कि पूरे देश में दलितों के कुछ भी ऐसी जगह नहीं है, मंदिर नहीं है या ऐसे संस्थान नहीं है, कुछ जगह नहीं है जिन पर वो फख्र कर सके। और आज लखनऊ और नोएडा में बने उन ऐतिहासिक चीज़ों को देखकर दलित समाज खुश होता है। वहाँ पर घूमने फिरने जाता, साल भर में मेला सा लगा रहता है। तो इस दलित समाज जहाँ उन्हें एक उपलब्धि मानता है, वहीं दूसरे समाज उसे बेकार के खर्चा मानते हैं। चलिए, ये तो उसकी बात रही। और इस चीज़ को अगले चुनाव 2012 के चुनाव जब हुए तो उसमें उनके खिलाफ भी माना गया कि उनके हारने की वजह में ये मूर्तियाँ लगाना भी माना गया। लेकिन देखा ये कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2012 के बाद पार्टी का निरंतर पतन सा होता चला गया। जब विधानसभा के 1917 में 2012 में हारी, फिर जो 2017 के चुनाव आए उसमें भी हारी, और जब 2022 के चुनाव हुए उसमें तो उनकी बहुत दुर्गति हुई। जो 2007 में वोट प्रतिशत 42.43% था, वो घटकर 12.9% रह गया। यानी इस बीच जो 30% वोट गायब हो गया। और पिछले विधानसभा चुनावों में 403 में से उन्हें मात्र 1 सीट मिली। शर्मनाक बात तो ये हुई कि पिछले 2022 के विधानसभा चुनावों में 9 पार्टियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें छोटी सी नाम मात्र की पार्टी अपना दल को विधानसभा की 12 सीटें मिली और बसपा को मात्र 1 सीट मिली। और जो 1 सीट मिली उस पर भी कहा जाता है कि बसपा का उसमें योगदान कम और उम्मीदवार का ज़्यादा था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बसपा लगातार 2012 का, 2017 का, 2022 का 3 चुनाव हार चुकी है। आने वाला जो चुनाव है, यदि उसमें वो चौथी बार भी नहीं संभल पाई तो बहुजन समाज का सत्ता का सपना बिखर जाएगा। वैसे भी बहन मायावती जी 67-68 साल की हो चुकी हैं। कोई विकल्प अभी सामने नहीं आ रहा है। इस उम्र में आकर पार्टी जहां ठहर सी गई है, उसको दोबारा सत्ता में कैसा लाया जाए, इस पर चिंतन मनन जरूरी है। पार्टी की इतनी दुर्गति क्यों हुई, इस पर चिंतन मनन जरूरी है। पार्टी का इतना ग्राफ क्यों गिर गया, यह खोज का विषय है। जो भी कारण रहे हैं पार्टी के पतन के, आज रसातल में बसपा पहुंच चुकी है। वैसे है आज भी वो राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन
यदि मायावती जी ने मजबूत संगठन करके इसको नहीं संभाला तो आने वाले दिनों में फिर इस पार्टी को सत्ता में लाना मुश्किल हो जाएगा। और हम अगले अंक में इन बातों पर चर्चा करेंगे कि बसपा इन हालात में कैसे पहुंची, उसका 30% वोट कैसे खिसक गया, क्यों खिसक गया, उसके क्या कारण रहे, लोग लगातार उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं और बसपा इसे क्यों नहीं समझ पा रही है, बसपा प्रमुख मायावती जी पार्टी को क्यों नहीं संभाल पा रही हैं, क्या कमियां हैं और कैसे उन कमियों को दूर किया जाए, ये चिंता का विषय है। तो हम अगले अंक में आपको बताएंगे कि वो क्या क्या कारण दिखते हैं जिन कारणों से पार्टी इतनी गर्त में चली गई है, और इस पर भी विचार करेंगे कि पार्टी को दोबारा ऊंचाइयों पर कैसे लाया जा सकता है। इसकी वजह है कि दलित समाज अपनी इस पार्टी को हर हाल में जिंदा रखना चाहता है। दलित समाज, पिछड़ा समाज, वंचित समाज मायावती को ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, लेकिन ये संभव हो नहीं पा रहा है। दलित समाज चिंतन मनन कर रहा है कि शायद राजनीतिक तौर पर भी उसके साथ सबसे ज़्यादा गैर इंसाफी हो रही है। आप सब जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं और इतने राज्यों में आज तक, आज की तारीख में देखा जाए तो एक भी दलित समाज का मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि उसकी आबादी पूरे देश में 17-18% के करीब है और लगभग पिछड़े समाज से, ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से, सभी से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में होते हुए भी वंचित समाज आज भी एक बार भी देश का प्रधानमंत्री कोई दलित नहीं बना है। ये 30 दलित समाज के दिल में है। तो इन सभी मुद्दों पर हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।